लोकायुक्त ने उनके एंटी करप्शन की ओपन इंक्वायरी लगाई है। उत्पन्न से ज़्यादा ये काला पैसा या इतना बड़ा पैसा कहाँ से आया? मुझे हार भुगतनी पड़ी, ये सबसे बड़ा नुकसान। ये भी उसका जानते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय मेरे नाम पे और सेवन होटल के नाम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की थी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। और उसके अंदर जो पिटिशनर थे वो धीरज परब जो पत्रकार थे, वो व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने हम पे एक कोर्ट में याचिका दाखिल की। और कहना है कि बहुत बड़ी एक राहत मिली हमको, और जनता को भी ये मालूम पड़ा जैसा दिखाया गया था वैसा जरा भी नहीं है। आज 1.5 साल के बाद हम ये खुलासा आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें लगा था कि शांतिपूर्वक हो जाएंगे। और ये धीरज परब जो कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जहाँ तक मैं उस परिवार को जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के काउंसलर खड़े करते हैं वो उनका 4-4, 5-5 हियरिंग होती है, लाखों रुपए में उनके बिल बनते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 4-4, 5। ये पैसा उनको कौन फंडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल धीरज परब का कल मैंने व्हाट्सअप भी देखा कि मैं इनको पार्टी नहीं बनाया, लेकिन तो फिर हमने तो पहले ही कहा था, हमको सुन लेते तो सच्चाई। मैं तो आज भी कहता हूँ यहीं पेपर देख लो, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कम नॉलेज है तो आपके वकील को लेके आ जाओ, आपके जानकार लोग हैं उनको लेके आ जाओ, आपको सुई जितना उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अननेसेसरी किसी के बोलने के ऊपर दबाव के अंदर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था वो गलत है। मैं आपके माध्यम से उनको यही कहूँगा, आपको जितनी भी कुछ भी है तो हमारी ऑफिस खुली है, आप कहेंगे वहाँ हम सब पेपर दिखा देंगे, लेकिन मिस गाइड मत कीजिए किसको। जो भी परमिशन आपको मिली है तो वो परमिशन आप सत्ता में रहते हुए लिया गया है, ऐसा उनका कहना है। तो पहले परमिशन तो जब मिली थी तब तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, 2008 की उसकी परमिशन है। क्या आपका ये मानना है कि वहाँ पे 7-Eleven क्लब में किसी भी तरीके का कोई वायलेशन नहीं हुआ है? 110% मैं मानता हूँ कि उसमें एक सुई जितना ही वायलेशन नहीं है। और देखिए सत्ता में अगर मैं बोलूँगा, अगर उदाहरण कहता हूँ कि बहुत लोग आज शिवसेना में, तो वो जितना काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग करके कर रहे हैं कि नियम में कर रहे हैं। मतलब वो जब सत्ता में और काम करे तो सारा नियम में, और हम जब अगर सत्ता में और काम करें तो सारा खोटा। एक मंजूरी एफएसआई आपने लिया है हाईवे बता करके, लेकिन आसपास में तो कोई हाईवे नहीं है। किसने बोला आपको हाईवे बता के? आप अगर वो लेटर पढ़ेंगे गवर्नमेंट का तो उन्होंने ये लिखा है कि 5 स्टार होटल को बढ़ावा देना चाहिए, केवल अपने महाराष्ट्र में नहीं, मीरा भाईंदर में नहीं, तो पूरे देश के अंदर स्टार कैटर होटल के लिए अलग प्रावधान किया गया है। मैंने अभी ये पूछा आपसे, जीसीसी को तीन एफएसआई, मैं फिर कहता हूँ जीसीसी का कोई विरोध या कंप्लेंट नहीं, मुझे पता है नियम में, मैं कायदा जानता हूँ। तो क्या उन्होंने गलत किया? क्या नहीं था, कायदे में था इसलिए उनको मिला। ये नो डेवलपमेंट, उसको एक ही एफएसआई था। दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं प्रिंट मीडिया को, अभी तो गवर्नमेंट ने कायदा ही बना दिया, तब भी था लेकिन अभी पब्लिश हुआ कि आज के बाद गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। म्यूनसिपैलिटी को भी बोला है कि नो डेवलपमेंट में किसको स्टार होटल बनाना है तो एक, अभी एक नहीं 1.2, मतलब ज़्यादा और ज़्यादा। ये तो कायदा ही बन गया ना। जब पिछली सरकार थी तो उन्होंने स्पेशल परमिशन दिया था, अब तो कायदा ही बन गया। और जब प्लॉट ही 2010 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भराव किया, तहसीलदार ने उसके अंदर 2010 में ही नोटिस दी कि इसकी रॉयल्टी आपने भरी नहीं है, रॉयल्टी भरो। 2, तीसरा मैंने कहा कि उसी ज़मीन पे बेसमेंट खोदने का परमिशन 2016 में तहसीलदार देता है, तो 18 में मैंग्रोव्स कैसे कटेंगे? वो धीरज परब में हरा हरा जो दिखता ना वो सबको मैंग्रोव्स बोल दिया। एग्जाम्पल, सर दिल्ली से लेकर दिल्ली तक का सत्ता में आप थे, उसके बावजूद एफआईआर होती है और आपका नाम आता है, तो ये कैसे संभव है? मैंने क्या बोला? एफआईआर हाई कोर्ट के बोलने पे हुआ था। हाई कोर्ट के अंदर जाके उन्होंने गलत जानकारी दी धीरज परब ने, और हाई कोर्ट को प्राइमा फेसी लगा। ये तो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप एफआईआर ले लो, एफआईआर लेने में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई आता है तो यू डू द इन्वेस्टिगेशन। और एफआईआर लेना मतलब हाई कोर्ट के दृष्टि से उनको लगता है कि हमने उनको थोड़ी क्या अरेस्ट कर लिया, गुना दाखिल कर लिया, इन्वेस्टिगेशन करो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो। तो और उसके हिसाब से हुआ। और हमने इसलिए चैलेंज नहीं किया था कि मुझे पता था कि हमने कुछ किया ही नहीं है तो डरने का क्या, इसलिए बिंदास थे। लेकिन मैंने कहा जब ईओडब्ल्यू के पास गया तब ये लगा कि इसमें कुछ फिशी चल रहा है, तब जाके उसको उचित स्थान पे हमने न्याय मांगा और न्याय मिला। लेकिन जो लोकल स्तर पे खत्म हो सकता था उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लोकल स्तर पे कैसे होता? अरे हाई कोर्ट का, मैंने क्या बोला, हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होता है ना। लोकल किधर करूं? प्रूफ देने के बाद तो आप बता सकते। अरे प्रूफ किसको दूं? तो अभी आपको वही तो, अरे आपको वही तो बताया कि 1.5 साल में हमने इसलिए अरे आपने नहीं माना नहीं, इसके बावजूद उन्होंने गुना दाखिल करवाया और उस चीज को सुप्रीम शकील कोर्ट भाई, ने जो चीज़ मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, मैंने सिंपल कहा कि हाई कोर्ट में उन्होंने
मैनिपुलेट पेपर जमा किए, हाई कोर्ट को प्राइमा फेसी लगा, बोला ठीक है ना, एफआईआर लेने में क्या प्रॉब्लम, आप इन्वेस्टिगेशन कर लो और गलत एफआईआर दिया रहेगा तो उस पर कार्रवाई करो। और 1.5 साल पे हम तो निश्चित थे कि भाई हमारा कुछ गलत है ही नहीं तो तभी मैं चैलेंज करता ना। तब तो आप जो बोल रहे तब मेरी सरकार भी थी ना, तो मुझे डरने की जरूरत क्या थी, जब गलत ही नहीं किया है तो काय के लिए डरे। लेकिन ये जब मैटर ईओडब्ल्यू में ट्रांसफर किया गया तब नाइलाज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है कि ईओडब्ल्यू, तब जाने बोला कि हमने क्या इसमें फ्रॉड किया है कि जो ईओडब्ल्यू पर्यावरण एक्ट के अंदर आता है, अगर मैंग्रोव टूटे भी है तो टूटे नहीं है, मैंने कहा अगर है तो भी एनवायरनमेंट में आता है, एनवायरनमेंट वाले उसकी इंक्वायरी करेंगे, इसमें क्या लेन देना था। में आपका कोई नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? क्या बहुत नुकसान हुआ, क्या उदाहरण के तौर पे? अभी मुझे आप बताइए, मैंने आपको कहा कि पहला क्या बताया गया, नरेंद्र मेहता ने ऐसा पर्यावरण का नाश किया, ये क्या, चुनाव के अंदर मुझे हार भुगतनी पड़ी, ये सबसे बड़ा नुकसान, ये भी उसका एक पार्ट था। ऐसे कई सारे गलत तरीका की अफवाहें फैला के जो किया, ये बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने मुझे किया है। 7-Eleven क्लब के मामले में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जिन्होंने पिटीशन लगाई थी, धीरज परब मेरे साथ में है, और जिस तरीके से नरेंद्र मेहता ने उनके ऊपर आरोप लगाया है उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। धीरज परब जी, आप ये बताइए कि हाई कोर्ट में आपने जो वकील किया आबाद पूर्णा, वो एक सेटिंग का 3 लाख रुपए लेते हैं और लगभग कम से कम 4 से 5 आपकी सेटिंग में, तो आपके पास में ये पैसा कहाँ से आया, या आपको कोई पीछे से फाइनेंस कर रहा है? देखिए शकील भाई, आपको एक मालूम रहेगा, जब सितंबर 2019 में जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तब उसी टाइम नरेंद्र मेहता जी उस टाइम एमएलए थे और उन्होंने उसी टाइम यहाँ ही पत्रकार कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यही सवाल किया था और उसके ऊपर मैंने जवाब भी दिया था। शायद आपको याद नहीं रहेगा तो आप वो जवाब देख लीजिए। मैंने ये क्लियर कट ये बोला था कि भाई इस देश में ऐसे भी लोग हैं या ऐसे भी जो संस्थाएं हैं जो एक आदमी देखिए, अगर कोई जेन्युइनली अगर कोई कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, कोई जर्नलिस्ट है या कोई अच्छे अगर कोई इसमें से है, तो उससे नॉमिनल फी लेते हैं, कुछ तो फ्री में काम करते हैं, फ्री में काम करते हैं। आप भी सीनियर पत्रकार है, आपको भी सब मालूम है, वकील जो है सीनियर भी है, आज दिल्ली से लेकर कहाँ भी आप जाओ, हर जगह ये सिस्टम है। तो मेहता जी अगर जो बात कर रहे हैं, तो मैंने लास्ट टाइम भी वही किया था, बोला था आपको कि मेहता जी के ऊपर उन्होंने जो एफिडेविट दिया था 2019 में, उसके ऊपर तकरीबन उनके 20 से 21 गुने बताए थे, उनके ऊपर दाखिल है 20 से 21 गुने। बाद में उनके ऊपर वो बलात्कार का गुना एक दाखिल हो गया और एक जबरन ज़मीन का एक मामले का गुना दाखिल हो गया। तो हो सकता है कि ऐसे जो आरोपी किस्म के जो लोग रहते हैं, अभी उनकी आपको मालूम रहेगी कि लोकायुक्त ने उनके एंटी करप्शन की ओपन इंक्वायरी लगाई है, जो आज भी चल रही है, राज्य के लोकायुक्त ने, कि एंटी करप्शन की मतलब उत्पन्न से ज़्यादा ये काला पैसा या इतना बड़ा पैसा कहाँ से आया उनके पास से। तो उस टाइम भी मैंने ये सब बातें बताई थी, आज भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बाजू मानने की बजाय उनके फेवर में फैसला दिया है, ऐसा उनका कहना है कि एफआईआर को रद्द किया जाए। देखो अभी उसमें आपको बोलता हूँ, आप एक समझिए कि 2019 सितंबर में जब कोर्ट का आदेश आया था, ठीक है, उसके बाद में बहुत से थे, मेरे बहुत से कंप्लेंट्स भी थी, तो उसी में से कंप्लेंट्स के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ था। वो आपको मालूम रहेगा, उसका तपास जो था यहाँ के लोकल पुलिस के पास था, और लोकल पुलिस ने जो सेक्शन लगानी चाहिए थे वो भी नहीं लगाए थे, और वो तपास भी ढंग से नहीं हो रहा था, जिसके बारे में मैं बार बार शासन को, डीजी को, सबको मैं कंप्लेंट कर रहा था। अभी हुआ ऐसा कि सितंबर 2019 से फरवरी 2021 तक उनको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जब जनवरी 2021 में जब मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू को जब ये इंक्वायरी है, तपास, जब उनको हैंडओवर किया और वो तपास जो है उन्होंने ज़ोर शोर से चालू किया, उसके बाद में ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो आप समझिए कि भाई आपको अगर उस टाइम अगर आपको गलत लगा तो उसी टाइम आप जाते थे, आप क्यों रुके? क्योंकि लोकल पुलिस आपको सपोर्ट कर रही थी इसलिए, या लोकल पुलिस आपको मालूम है कि भाई अपने हिसाब से सब काम करेंगे? लेकिन उनके जो 7-Eleven क्लब की जो मंजूरियां है लगभग सभी विभाग ने दी है। 2010 में उनके ग्राउंड पे डंपिंग ग्राउंड का कचरा यूज़ किया गया, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके ऊपर कंप्लेंट की, लेकिन प्रशासन ने सुना नहीं है, ऐसा उनका कहना है। आपको लगता है? और मैंग्रोव 1% भी कहीं पे टूटा नहीं है, तोड़ा गया नहीं है। एक सुनिए, आपको लगता है कि 2000 उन्होंने जो तारीख दी है 10 फरवरी 2010, उस दिन उनकी कंप्लेंट की तारीख है, और आपको लगता है उस टाइम वो मेयर थे,
आपको लगता है प्रशासन सुनेगा नहीं? तो उसके ऊपर और वेटलैंड जो है या भर्ती का जो पानी आता है उसके ऊपर बड़े पैमाने पे धड़ल्ले से भरनी चल रही थी। और वही 10 फरवरी तारीख है जब मैं खुद था, मेरे साथ में अपने राजा मयाल जो है वो थे। उसके बाद में और भी एक दो पत्रकार या कुछ अपने ये थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो बड़े पैमाने पे वहाँ धड़ल्ले से भराव चल रहा था। उसके बाद में वहाँ से ही हमने लोकल पुलिस से लेके जिला प्रशासन से लेके सबको कंप्लेंट की है। उसके बाद में वो सब आया और उस दिन तकरीबन आपको बोलता हूँ कुछ 37 या कुछ डंपर जो थे वहाँ जगह पे पकड़े गए थे। और उस टाइम इनके भी ज़मीन में कचरा ऑलरेडी बहुत पैमाने पे ऑलरेडी भरनी हो चुकी थी। जब उनको पता चला कि ये आज के दिन में कार्रवाई हुई है, सब आए हैं तो गुनाह दाखिल होगा, तब उसी 10 तारीख को उन्होंने लेटर दिया है और मेरे पास उसकी कॉपी भी है लेटर की। वो कौन से डेट को दिए उन्होंने कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरा ये भी कहा कि अगर धीरज परब को कोई दिक्कत है, पेपरबाजी इसमें लगता है कि कुछ परमिशनों के अंदर पेपर में गड़बड़ी है या मैंग्रोव्स तोड़े गए, तो मैं उनके हर चीज़ के सबूत देने के लिए वो आके मेरे ऑफिस में देख सकते हैं या वो जो जहाँ चाहे वहाँ उनको हम बता सकते हैं। वो शासन ने किए, महसूल विभाग ने किए, महापालिका ने किए। तो मेरा यही कहना है कि अगर वहाँ गुन्हे दाखिल हुए हैं, शासन कर रही है, पालिका कर रही है, अगर वो गुन्हे दाखिल करे तो परमिशन कैसे मिल सकती है? झूठ तो झूठ बोलता ही है, पर वो झूठ कितनी सफाई से, मतलब जैसे अभी मैं अगर आपको नहीं बताता तो आपको भी लगता था अरे भाई उन्होंने तो लेटर दिया है। पर ये कब दिया? जब 10 फरवरी 2010 को हम लोग वहाँ पहुँच के हम लोग ने जब सबको फ़ोन किया, कार्रवाई शुरू हो गई। वो भी आए थे दोपहर के बाद में, प्रमोद देठे ने अपने फोटोग्राफर, उन्होंने फ़ोटो भी निकाले उनके गाड़ी के, और उसके बाद में ये उस दिन का लेटर दिया गया कि मेरे इसमें कचरा ये पालिका भरनी कर रही है करके वगैरह। भाई वो तो करवा के तो लिया तुमने। नहीं सब इतनी बाजू आपकी जब मजबूत थी तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाई? देखो, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आने के बाद में उसके ऊपर मैं बोलूँगा। और उसमें एक ही उनका मुद्दा ये था कि भाई हाई कोर्ट में जो है उनको वो पार्टी नहीं थे और उनको सुन के नहीं लिया, तो बाकी किसी भी इसमें उनको क्लीन चिट नहीं दी है। 2019 का जो गवर्नमेंट का ये है वो पर्टिकुलर, अगर आपका वहाँ स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे को लग के अगर आपकी ये एनडी जोन है या तो फिर आपका खेती है, ठीक है, तो वो उसके लिए वो प्रोविज़न है कि भाई आप वहाँ स्टार होटल के लिए एक FSI दे सकते हैं। अभी आप सबको मालूम है कि जहाँ क्लब बना है वहाँ कोई नेशनल हाईवे नहीं है, कोई स्टेट हाईवे नहीं है। देखा कि नरेंद्र मेहता ने जो आरोप लगाए थे धीरज परब के, उसका स्पष्टीकरण धीरज परब ने भी दिया है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।